हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 2 मार्क्स की जो अपने क्वेश्चंस की वर्कशीट चल रही है उसका थर्ड पार्ट है। 35 तक क्वेश्चंस हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 36 क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपको अंडरस्टैंड करना है। इससे क्वेश्चंस तभी अच्छे से समझ में आएंगे। इससे पहले आप इनकी वीडियोस देख लेना या इसको अच्छे से चैप्टर सब पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन समझ में आते हैं। देखो, मैं 36 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ये दिल्ली 2007 में आया है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट एसआई यूनिट। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, क्लोज सरफेस नॉर्मली इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस नॉर्मली, लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines passing through closed surface normally is known as the electric flux। जैसे सपोज स्मॉल एरिया ds से इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है d phi इक्वल्स टू E डॉट ds। ये स्केलर क्वांटिटी है। या कंप्लीट एरिया है फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, ऐसे भी ले सकते हैं। एरिया से आउटगोइंग फ्लक्स, एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है तो निकलने वाला फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसमें ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। दूसरा इसमें पूछा राइट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इस फॉर्मूले से लिख दो। एसआई यूनिट क्या आएगी? एसआई यूनिट इसकी बनेगी ई की। ई का फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। तो एफ का होता है न्यूटन, ये कूलम, ये होता है मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। इसकी उससे भी ले सकते हो आप। एक फॉर्मूला ये भी था, बी इक्वल्स टू ई डी, तो ई इक्वल्स टू बी अपॉन डी। तो इसके ई की यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट पर मीटर। यहाँ लिखोगे वोल्ट पर मीटर, और ये मीटर स्क्वायर। तो दूसरी यूनिट वोल्ट मीटर भी इसकी एसआई यूनिट है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। अब दूसरा पूछ रहा है स्फेरिकल रबर बैलून कैरीज ए चार्ज दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। एक स्फेरिकल रबर बैलून है, उसके ऊपर चार्ज है सरफेस पर। एज द बैलून इज ब्लोन अप एंड इंक्रीज इन साइज, उसको उसकी साइज बढ़ा दी। हाउ डज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस चेंज, गिव रीजन। देखो, जो बैलून, अब इसका दूसरा जो पार्ट पूछा है उसका मैं आंसर बता रहा हूं। ये सपोज बैलून है, इसके ऊपर यह चार्ज है, और इसको हवा भर दी, इसको और इसकी साइज को इंक्रीज कर दिया है, इस तरह से हो गया है। तो चार्ज तो इसका रिमेन सेम, चार्ज तो वही रहेगा, चार्ज इस पर सेम रह जाएगा। जब चार्ज सेम रहेगा तो एनक्लोज सरफेस के अंदर जो हम गाउसियन सरफेस लेंगे उसके अंदर भी एनक्लोज सरफेस का चार्ज रिमेन सेम, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन सेम। तो इसका आंसर ये आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन सेम बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन द चार्ज एनक्लोज इन इट। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन सेम। जैसे आपने एक गाउसियन सरफेस लिया, तो इसके लिए एक गाउसियन सरफेस हो जाएगा इस तरह से, जस्ट सरफेस के बाद। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन सेम बिकॉज एनक्लोज चार्ज इन ए क्लोज सरफेसेज रिमेन सेम। ये इसका दूसरे का 36 का दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर, जब तक उसके अंदर का चार्ज चेंज नहीं हो। ये आपका 36 क्वेश्चन था। अब 37, ये आपके फॉरेन एग्जाम में आया 2007 में। 37, a cubical Gaussian surface encloses a charge of 8.85। क्यूबिकल गाउसियन सरफेस है जिसमें ये चार्ज अंदर रखा हुआ है 10⁻⁻10 कूलम इन वैक्यूम एट द सेंटर पे रखा है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ इट फेस। एक फेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग, या आउटगोइंग ले देता है, ऐसे लिखता हूं आउटगोइंग, बाहर निकलने वाला, आउटगोइंग फाई, आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पूरी लैंग्वेज लिखना, आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यू। क्यू भी तो बोला है,
क्यूबिकल, तो थ्रू क्यूबिकल गाउसियन सरफेस मैंने सिंपली क्यूब लिख दिया। तो गाउस लॉ से क्या होगा, फाई अपॉन क्यू अपॉन फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आउटगोइंग फ्लक्स फ्रॉम, आप पूरी लाइन लिखना, आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम वन फेस, एक फेस से पूछ रहा है। टोटल क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6, और 6 भी इक्वल होते हैं। तो एक फेस का कितना आ जाएगा, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू तो इसने दे दिया, ये 1/6 एज इट इज। क्यू की वैल्यू हो रही 8.85 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आप जानते हो 8.85 इंटू 10⁻12। ये कट गया, ये ऊपर जाके 100 बच गया, 100/6 काट दो 2 से, 50/3, तो इससे भी कट कर दो इसको। 3 1 जा 3, 2 बचा 20, 3 6 जा 18, 16.66 या 67 भी कर सकते हो राउंडिंग ऑफ में। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया आपका वन फेज से। अब इसकी यूनिट क्या लिखोगे, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। अब 38, ये ऑल इंडिया 2007 में आया है। देखो क्वेश्चन वो एक जैसे ही होते हैं, 2 2 3 3 एक जैसी नेचर के आ रहे हैं, वो आपके अलग अलग एग्जाम में दे रखे हैं क्वेश्चन, एक ही ईयर के हैं। 2 पॉइंट चार्ज 4 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 1 मीटर इन एयर। ये 38 क्वेश्चन ये है, 4 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, ये 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं दो चार्ज। कैलकुलेट एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। ये कह रहे हैं दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली किस लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। तो इसका सपोज ए नाम देता हूं, इसका बी लेट कर लेते हैं, सी पॉइंट पर 0 है। सी का इससे डिस्टेंस सपोज 4 माइक्रोकूलम से x है, तो इधर कितना बचेगा 1 - x। अब पोटेंशियल 0, तो नेट पोटेंशियल 0 होना चाहिए, यानी BC 0 है, ये निकालना है। BC किसके कारण आएगा, इसके कारण और इसके कारण। तो ऐसे लिख देता हूं BC BA, 4 माइक्रोकूलम के कारण पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू, आप लैंग्वेज देखना, पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू 4 माइक्रोकूलम CA। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, यही तो होता है। K कितना है, 9 × 10⁻⁹। Q की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁶ अपॉन R कितना हो गया, x। और B पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू -2 माइक्रोकूलम, तो CA, ये लिख दिया। माइनस लग डलेगा इसमें, तो माइनस पहले लिखता हूँ। K की वैल्यू KQ/R, फॉर्मूला आपका यही है। K की वैल्यू लिखी 9 × 10⁹, ये माइनस आगे लिख दिया, और ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ अपॉन 1 - x। अब टोटल पोटेंशियल कितना होगा, 0, तो इनका सम कितना आना चाहिए, 0। तो BCA इक्वल्स टू BCA दोनों C भी लिख दो इसको, ड्यू टू B। तो BCA + BCB 0, तो माइनस है, आप ऐसे लिख सकते हो ना, BCA - BCB इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, माइनस इसकी वजह से लिख रहा हूँ। तो अगला स्टेप हो जाएगा BCA इक्वल्स टू BCB। तो BCA वैल्यू लिख रहा हूँ 9 × 10⁹ × 4 × 10⁻⁻6 अपॉन x, इधर हो गया। अब ये 9 पॉजिटिव हो गया, इधर आके माइनस था ना, इधर आके पॉजिटिव। 9 × 10⁻⁹ × 2 × 10⁻⁶ अपॉन 1 - x। 9 से 9 कट गया, 10⁻9 भी कट गया, 10⁻6 भी कट गया, क्या बचा उधर 4, इधर 2, तो 2 जा ये कट गया। तो ये आएगी फाइनल, इधर बचेगा 2 2 4, 2/x इक्वल्स टू 1/1 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x का 1 से, x इक्वल्स टू 2 - 2x, 2x इधर ले आओ, तो ये 3x इक्वल्स टू 2। तो क्या आ जाएगा आंसर, x इक्वल्स टू 2/3 मीटर फ्रॉम, x किससे लिया था, 4 माइक्रोकूलम, यानी 4 माइक्रोकूलम से 2/3 मीटर डिस्टेंस पर यह पोटेंशियल 0 होगा। अब ये 38, अब 39। 39
आ स्फेरिकल गाउसियन सरफेस एनक्लोज ए चार्ज। स्फेरिकल गाउसियन सरफेस है जिसमें चार्ज कितना रखा है 8.85 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। तो पहला पूछ रहा है फ्लक्स बताओ इस सरफेस से, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस से कितना निकलेगा। तो भाई गाउस लॉ फाई इक्वल्स टू क्या होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स ही तो पूछ रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई कितना आ जाएगा, क्यू की वैल्यू रखो 8.85 इंटू 10⁻10 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12। सॉल्व कर लो, ये कट गया है, ऊपर गया तो कितना बचा 100 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर यूनिट लिख दी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा पार्ट और है इसमें सेकंड, हाउ वुड द फ्लक्स चेंज इफ द रेडियस ऑफ द गाउसियन सरफेस इज डबल। अगर रेडियस जैसे यहाँ रखा है, इसकी सेंटर पे क्यू चार्ज अंदर रखा हुआ है, इसकी रेडियस डबल कर दोगे तो चार्ज तो वही रह जाएगा, रिमेन सेम। तो फ्लक्स तो सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन सेम बिकॉज एनक्लोज चार्ज इन इट रिमेन सेम। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेकंड पार्ट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन सेम, यही फ्लक्स रह जाएगा रेडियस डबल करने से, क्योंकि इसके अंदर रखा हुआ चार्ज भी सेम है। अब मैं 40 क्वेश्चन कर रहा हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में ऐसे आते हैं। देखो क्वेश्चन 40, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं आएगी किसी भी, आपने देखो किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ओरल हो रही है। आपको फिजिक्स में अर्थमेटिक चेक नहीं करता है, वो कॉन्सेप्ट चेक करता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब देखो 40 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द चार्ज Q वर्सेज पोटेंशियल V। ये है, इधर Q दे दिया और इधर पोटेंशियल V दे दिया, ये ग्राफ बना रहा हूँ। ये तो आपको A दे रखा है और ये B दे रखा है, ये ग्राफ है Q और V का। फॉर टू कैपेसिटर C1 C2, दो कैपेसिटर हैं जिनके नाम है C1 एंड C2। द टू कैपेसिटर हैव सेम प्लेट सेपरेशन बट द प्लेट एरिया ऑफ द C2 इज डबल। C2 का प्लेट एरिया डबल है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट सेम है, D सेम है। तो C होता क्या है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और D सेम एप्सिलॉन नॉट सेम। तो C किस पर डिपेंड कर रहा है, A पर। अब प्लेट का एरिया डबल किसका है C2 का, तो C2 क्या हो जाएगा 2C1 हो जाएगा, एरिया डबल होते ही। एरिया डबल तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा, इसकी डबल कैपेसिटी। ये इस लाइन का मीनिंग ये है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट C2, the two capacitors have the same plate separation but the plate area of the C2 is double than of C1, which of the line in the graph correspond to C1 C2। अब देखो हम फॉर्मूला जानते हैं ना, Q इक्वल्स टू CV, तो C इक्वल्स टू क्या होगा Q अपॉन V। इस ग्राफ का Q अपॉन V क्या है, स्लोप। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, कैपेसिटी ज्यादा हमें पता है C2 की है। तो ये कह रहा है इसमें कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है C2 को, C1 C2 को। तो स्लोप किसका ज्यादा है, तो स्लोप A, आप पूरी लैंग्वेज लिखना है, ग्रेटर देन स्लोप B। तो इसमें कैपेसिटी यानी C2 रिप्रेजेंट करेगा A को, और स्लोप A का स्लोप ज्यादा है, और C1 रिप्रेजेंट करेगा B को। ये इसका आंसर होगा। अब 41, पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट O एंड शोन इन फिगर। ये पहले भी आ चुका है। ये कह रहा है O पर एक पॉइंट चार्ज Q रखा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये रिपीट हुआ है। इज BP माइनस BQ इज पॉजिटिव और नेगेटिव इफ Q ग्रेटर देन 0। पहला पार्ट है, अगर Q ग्रेटर देन 0 है तो BP माइनस BQ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो देखो दो तरीके, एक तो B इक्वल्स टू क्या होता है KQ अपॉन R, तो A पे पोटेंशियल क्या होगा KQ अपॉन OA, और B पे पोटेंशियल क्या होगा KQ अपॉन OB। नेचुरली ये पॉजिटिव है तो Q की वैल्यू पॉजिटिव, OA की वैल्यू ज़्यादा है, OA की वैल्यू कम है तो BA की वैल्यू ज़्यादा है, BA ज़्यादा होगा न्यूमेरिकली BB। अच्छा AB है PP, इसमें पॉइंट ये AB नहीं बेटा, PQ है, क्वेश्चन में PQ लिख दिए। तो ये BP हो गया, ये OP लिख दो, फिर KQ OP, ये आपका BQ लिख दिया, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई OQ। तो आपका BP ज़्यादा हो जाएगा BQ से, कैपिटल Q है, चलो ठीक है।
या बी यही तो के क्यू अपॉन आर, तो इसके लिए निकालोगे ओ से पी पर ओ पी डिस्टेंस, क्यू पे निकालोगे ओ क्यू डिस्टेंस के क्यू अपॉन आर। अब ओ पी छोटा है, ओ पी क्या है लेस देन ओ क्यू, तो बी पी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ी तो ये कैसा आ जाएगा पॉजिटिव। अब सेकेंड पार्ट इसका बोल रहा है क्यू लेस देन जीरो है, क्यू लेस देन जीरो है। अब बीपी माइनस बी क्यू कैसा होगा, अब देखो इसमें बीक्यू की बीपी की वैल्यू अब क्या होगी, बीपी होगा लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो बीपी होगा माइनस के क्यू अपॉन ओ पी, और बी क्यू होगा माइनस के क्यू अपॉन ओ क्यू। अब दिस माइनस ये इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो बीपी बड़ा है, तो नेगेटिव वैल्यू बड़ी हो गई। अब नेगेटिव में से ये करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू बड़ी है, जैसे -5 -3 करोगे तो क्या बचेगी -5 + 3 यानी नेगेटिव बचेगा -2। ये वैल्यू बड़ी है न्यूमेरिकली, ये सपोज -5 है तो -3 है, तो आपका क्या बचेगा ये नेगेटिव। दूसरा तरीका इसका सोचने का ये है, जैसे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल कम होता जाता है, इस फॉर्मूले से E = -dV/dr, तो माइनस साइन क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल कम होता है, इसलिए माइनस साइन आता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर रहेगा, तो इधर आप मूव करोगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, तो बीपी पोटेंशियल ज़्यादा बीक्यू पे कम, तो पॉजिटिव आ गया। और जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिर ऐसे रहेगा, तो इधर मूव करोगे तो बीपी पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा बीक्यू पे कम रहेगा, ठीक है। तो बीपी माइनस बीक्यू करोगे नेगेटिव हो जाएगा। ये उल्टा बोल दिया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल कम होता है, तो बीपी पोटेंशियल कम होगा बीक्यू पे ज़्यादा होगा, तो बीपी माइनस बीक्यू क्या हो जाएगा फिर नेगेटिव आ जाएगा। और ये कि आपका फॉर्मूले से बताया है। अब 41, जब भी ये वो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हो तो पोटेंशियल कम होता जाता है। कौन सा क्या 41, अब आ गया 42, डिफाइन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप के भी लिखते हो, सिंबल इसका एप्सिलॉन आर भी है, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या आता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रेशो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज नोन एज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम रिलेटिव परमिटिविटी भी है। रेशो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज नोन एज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डायलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट। दूसरा पार्ट इसका ये पूछ रहा है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बिटवीन जब डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हो तो इसका कैपेसिटी इंक्रीज क्यों हो जाती है, तो उसका रीज़न ये लिखना है आपको। जैसे उसमें थ्योरी में आपको बताया था कि डायलेक्ट्रिक स्लैब सपोज आपने इंसर्ट कर दी, ये पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव है, तो इसका ड्यू टू पोलराइजेशन डायलेक्ट्रिक स्लैब का पोलराइजेशन हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसके कारण इसमें अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है इनसाइड में ड्यू टू पोलराइजेशन ईपी। वो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ई नोट लिख रहा हूँ पहले से थी, उसको ये रिड्यूस कर देता है। इसका डायरेक्शन ऐसे है पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ऐसा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा तो पोटेंशियल भी रिड्यूस हो जाएगा। बी इक्वल टू क्या होता है ईडी, तो कैपेसिटी क्या होती है सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी, बी को लिख दो यहाँ पर क्यू अपॉन ई डी, तो ई कम हो गया, डी तो सेम है, क्यू भी सेम है, ई कम हो गया, ई कम होती कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो यही आपको लिखना है। व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ द capacitor, then due to polarization opposite electric field induced inside the dielectrics which reduce the electric field, तो E रिड्यूस हो गया, E रिड्यूस होगा यानी E डिक्रीज होगा इनसाइड द डायलेक्ट्रिक्स, तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ये आपको इसकी लैंग्वेज लिखनी है रीजन। जब डायलेक्ट्रिक स्लैब हम डालते हैं तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते ही कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब 43,
43 क्वेश्चन, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द फॉलोइंग सिंगल पॉइंट चार्ज Q लेस देन 0 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचो, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी खींचो। पहला दिया है Q लेस देन 0 पॉइंट चार्ज है, तो देखो ये Q ले लिया, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो ये स्पेरिकल इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे ऐसे, ये थोड़ा डिस्टेंस अब बढ़ जाएगी। और फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे तो नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, इनसाइड, ये एरो इनसाइड हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ। यहाँ ऐसे खींच देता हूँ, ये एरो, ये फील्ड लाइन ड्रॉ हो गई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सेकेंड पार्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये तीन इक्वी डिस्टेंस पे, जैसे ये D1 D डिस्टेंस ये रहेगी, D रहेगी, इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, ये ध्यान रखना, दोनों ये D सेम रहेंगे। ये ऐसे खींचे हैं मैंने, कई बुक ऐसे भी बना देंगे, आप देखोगे इस तरह से। तो इसका मैंने एक फेस देखा रखा है, ये तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिए, हर इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वी डिस्टेंस पे होगा क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इसका डायग्राम हो गया 43। अब देखो 44, Why does the electric field inside a dielectric increase when it placed in external electric field? यानी जब किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम क्यों हो जाता है? तो अभी बताया वही रीजन है, when dielectric slab या when dielectric placed in an external electric field, the due to polarization inside it opposite electric field induced, उसके अंदर अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा, दैट डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स। जब आप डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर पोलराइजेशन के कारण, जैसे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ये आपने डाइलेक्ट्रिक को इनसाइड रख दिया, तो इसमें जो डाइलेक्ट्रिक की नेचर क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं एटम में। तो अब इसमें पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज मूव करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो ये पोलराइज हो जाएगा, इधर अपियर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज अपियर हो जाएगा। यानी इस तरह से होगा। वैसे ये एटम है तो पॉजिटिव इधर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, फाइनली इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज दिखा है सरफेस पर। इसके कारण जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ड्यू टू पोलराइजेशन वो आ जाएगी EP। ये ड्यू टू पोलराइजेशन हुई तो बाहर कितनी है E, तो अब इनसाइड कितनी रह गई E इनसाइड, E तो ऐसे है और ये माइनस रिड्यूस हो गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, कि ड्यू टू पोलराइजेशन अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक दैट रिड्यूस द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है। ये आपका पहले पॉइंट का आंसर है 44 का। दूसरा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट, इसका बी पार्ट कर रहा हूं, बी पार्ट। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड, 8 पिकोफैराड, इट मीन्स 8 × 10⁻⁻12 फैराड इसकी कैपेसिटी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट बी रिड्यूस्ड बाई हाफ, यानी जो प्लेट का ये डिस्टेंस है ये D, ये कितना कर दिया D/2 कर दिया है, एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड, उसके बाद उसमें स्पेस को भर दिया किससे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब K = 6 से। तो देखो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हो, C0 लिख देता हूँ, ε0 A/D। अब C क्या होगा, ε0 की जगह एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन A चेंज नहीं हुआ, लेकिन D कितना चेंज हो गया D/2। अब हम जानते हैं एप्सिलॉन कितना होता है K∈0, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ε/ε0, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये K, तो ये क्या हो जाएगी कैपेसिटी K∈0 A/D और T ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2K∈0 A/D। अब ये हो गया 2K∈0 A/D ओरिजिनल C0, और ये आपकी C0 ही है ये, तो कितना है C0 2K कितना है
K6 इंटू सी नॉट आपका 8 पिको फेरेड में निकाल देता हूं, पिको फेरेड, 6 टू 12, 12 8 जा 96 पिको फेरेड इसकी कैपेसिटी हो गई। अगर उसकी डिस्टेंस को आधा कर दिया और डायरेक्ट स्लैब भी इंसर्ट कर दी। अब 45 क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 3 point charges of 2 microcoulomb minus 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb are kept at a vertices A, B, C respectively of an equilateral triangle of side 20 cm as shown in figure। इस तरह से फिगर दे रखी है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी सी, यहाँ 2 माइक्रोकूलम या -3 माइक्रोकूलम, इस पे -3 माइक्रोकूलम, ये 3 चार्ज है। इसका डिस्टेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। What should be the sign or magnitude of the charge to be placed at the midpoint M of side BC so that the charge A remain in equilibrium। ये कह रहे हैं BC का एक मिड पॉइंट है ये M, इस पर कितना चार्ज रखो जो A पर रखा हुआ चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। तो सपोज यहाँ Q चार्ज रखा है, ठीक है, Q कैपिटल Q, M पर कैपिटल Q चार्ज रखा है, तो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स A पर 0 होना चाहिए। ये बोल रहा है नेट फोर्स ऑन A इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। अब A पर इन 3 चार्ज के कारण फोर्स लगेगा, ठीक है ना। Q का अमाउंट बताओ, तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B, इसको लिख रहा हूं मैं FAB, आप लैंग्वेज में लिख लेना, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। अब देखो ये 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो फोर्स ऐसे लगेगा, ये FAB, FAB, ये ऐसे फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन अट्रैक्ट करेगा। सेम ये भी -3 ये 2, तो ये फोर्स भी ऐसे लगेगा, FAC, फोर्स ऑन A ड्यू टू C। ये लैंग्वेज में आप लिख लेना फोर्स ऑन A ड्यू टू B और फोर्स ऑन A ड्यू टू C, दोनों चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, तो दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, ठीक है। FAB लिख रहा हूं, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, इसका मीनिंग है फोर्स ऑन चार्ज 2 माइक्रोकूलम विच प्लेस्ड एट A ड्यू टू -3 माइक्रोकूलम एट प्लेस्ड एट B। ये होगा K कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको मैं K ही लिख रहा हूं, यहाँ K की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 अपॉन I स्क्वायर, कूलम्स लॉ से। Q1 हो गया 2 × 10⁻⁶, Q2 हो जाएगा 3, माइक्रो में थे मैंने कूलम में लिख दिया ऐसा यूनिट के लिए, अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा अलोंग AB, ऐसे AB के डायरेक्शन में। सेम फोर्स ऑन A ड्यू टू C, यानी 2 माइक्रोकूलम पर -3 माइक्रोकूलम के कारण फोर्स। ये भी चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, तो यही वैल्यू रहेगी है K × 2 × 10⁻⁻6 × 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर, ये डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग AC। इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, एक इसके कारण अभी फोर्स हम ढूंढेंगे, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालो, या तो पेलगम लॉ से निकालो cos थीटा वाले फॉर्मूले से, F1² + F2² + 2F1F2 cos थीटा, थीटा यहाँ 60 हो जाएगा, या कंपोनेंट ले लो, तो इसके पैरेलल लाइन में खींच देता हूँ कंपोनेंट, ये लाइन इसके पैरेलल खींच दी, तो ये सपोज थीटा एंगल है, और थीटा यहाँ कितना होगा 60 डिग्री, तो ये थीटा है तो कन्फर्म ये थीटा हो जाएगा, और ये थीटा, ये भी 60 है तो ये भी थीटा, ये थीटा हो जाएगा अल्टरनेट से। अब इसके कंपोनेंट लिए FAB का इधर आएगा FAB, इससे थीटा एंगल, ये कॉस थीटा, इस साइड आ जाएगा FAB साइन थीटा। इधर FAC का, FAC किधर है, इधर है फोर्स, FAC दिख रहा है, ये FAC है, तो इधर आ जाएगा FAC कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा FAC साइन थीटा।
cos थीटा। अब देखो एफ ए बी साइन थीटा नीचे लग गया, एफ ए सी साइन थीटा नीचे लग गया, तो ए बी और सी के कारण नेट फोर्स ऐसे आ गया दोनों डाउनवर्ड, और ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू भी इनकी सेम है। देखो ये दोनों डाउनवर्ड आ गया, तो क्यू पर ऐसा चार्ज रखना चाहिए जो अपवर्ड फोर्स लगाए, ये पॉजिटिव, तो क्यू पर कंफर्म चार्ज कैसा होना चाहिए, ये पॉजिटिव क्यू होना चाहिए, और इन दोनों को मिला के एफ ए बी साइन थीटा और एफ ए सी साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब इक्विलिब्रियम के लिए तो फोर्स ऐसे लिख देता हूं, लेट कर लेना, लेट प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट एम। तो फोर्स लैंग्वेज आपको बोल रहा हूं मैं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू एम, यानी फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम्ब विच प्लेस्ड एट ए ड्यू टू क्यू कूलम्ब प्लेस्ड एट एम। क्यू को कूलम्ब में ले लो, अपने आप वो आंसर आ जाएगा। तो एफ ए एम ये कितना होगा, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको के लिख दिया है, Q1 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, निकाल देता हूं AM। देखो ये 10 सेंटीमीटर 20, ये 90 का एंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, मीडियन परपेंडिकुलर होती है, तो AM कितना हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर दैट इज 20 स्क्वायर माइनस ये 10 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया, ये 400 माइनस 100 300, तो ये 10√3 आ गया सेंटीमीटर। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी AM की, 10√3 इंटू ये भी चेंज कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये फोर्स लगेगा ऐसे अपवर्ड, FAM ऐसे लग जाएगा ऊपर की तरफ, FAM। अब ए को इक्विलिब्रियम होने के लिए ए चार्ज, यानी ए मीन्स ए चार्ज मीन्स 2 माइक्रोकूलम्ब एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो 4 शॉर्टकट लिख रहा हूँ, पूरी लैंग्वेज लिख लेना, इक्विलिब्रियम ये आएगा 2 माइक्रोकूलम्ब विच प्लेस्ड एट ए विल बी इक्विलिब्रियम इफ। इक्विलिब्रियम कब होगा, जब FAM इक्वल्स टू होना चाहिए ये FAB साइन थीटा प्लस FAC साइन थीटा। अब साइन थीटा सेम है, FAB और FAC का मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 2FAB साइन थीटा, ये कंडीशन बनेगी, FAM इक्वल्स टू 2FAB साइन थीटा। अब इधर कर रहा हूं, FAM की वैल्यू लिख दो, FAM का लिखा वो K, Q कितना है, इन दोनों के बीच में ही तो फोर्स है, 2 इंटू ये Q1 हो गया 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू ये Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, ये रहा FAB लिख दिया, FAM लिखना था, FAM। ठीक है, ये FAM ये लिख रखा 10√3 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ये FAM आ गया। अब इक्वल्स टू 2 FAB की वैल्यू ये रही, इन दोनों सेम है, तो ये लिखा मैंने K इंटू, एक साथ लिख दूं क्या, 2 3 जा 6, ये 2 3 जा 6 10⁻12, ये एक साथ लिख दिया इंटू करके, अपॉन 20 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, और ये साइन थीटा, थीटा कितना है 60, ये साइन 60। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, K से K कट गया, ये 10⁻6 भी कट जाएगा, तो यहाँ तो बचा Q, और इसका स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर 100, ये 300, और इंटू 10⁻⁴, ये कट गया इससे 2 3 जा। ठीक है, अब K कट गया, इधर क्या बचा, 2 आपने कैंसिल आउट कर दिया, K कट गया, ये 3 जा 3 बचा, और 10⁻6 भी काट लिया था, 10⁻6 बचेगा, अपॉन ये हो जाएगा 400 और 10⁻⁴, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब देखो ये दोनों जीरो कट गई, 10⁻⁴ भी कट गया, तो ये आया Q/3 इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻6 अपॉन ये 4 इंटू √3/2।
अब Q की वैल्यू निकाल लो। 1 2 कहाँ गया? 1 मिनट, ये 2 बेटा काट दिया था, ये 6 बचेगा यहाँ, ठीक है, ये 6, ये कटा ना 2, ठीक है, ये 2 काटा है तो फिर यहाँ 6 बच जाएगा, तो ये 6 बचेगा, ये 6, ठीक है। तो 2 3 जा 6, ये 2 3 जा 6 कट जाए, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा Q इक्वल्स टू 9 √3/4 इंटू 10⁻⁻6, यानी 9 √3/4 माइक्रो कूलाम। ये इसका आंसर आ गया। जो कट करोगे ना, 2 काट दिया था, डबल लिख दिया था यहाँ, तो ये 6 बचेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम इससे डेफिनेशन दे देते हैं, F/Q, Q इक्वल्स टू +1 कूलाम, देन E इक्वल्स टू F। तो इन वर्ड्स में इसको बोलोगे, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा है। राइट इट एसआई यूनिट। अब इससे इसकी एसआई यूनिट लिख दो। की एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी न्यूटन, इसकी कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। राइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका बी पार्ट पढ़ रहा हूं। राइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज। ये कह रहे हैं बी पार्ट में इसके में, ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q, ये +q, जिसका नाम मैंने दे दिया AB इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इनका इन्होंने डिस्टेंस दे रखा है 2a, दोनों चार्ज के बिटवीन। अब मिड पॉइंट, इनको मिलाने वाली लाइन का ये मिड पॉइंट ले लिया O। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहे हैं। इसमें दो चार्ज है और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? K = QQ/R²। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। K = KQ/R²। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू -q, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू -q, चार्ज -q। तो इसका नाम लिख दिया मैंने E1। फॉर्मूला ये लगाया KQ/R²। K कितना होता है? 9 × 10⁹। एक बार ऐसे लिख देता हूँ, KQ/R²। R कितना हो जाएगा? ये A, तो ये A², ठीक है। डायरेक्शन इसकी लिखो, इसके कारण इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज रख के देखो, इधर अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे आएगा जिसका नाम आपने E1 दिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू पॉजिटिव Q, इस चार्ज के लिए, इसके लिए नाम दे रहा हूं E2। इसका डायरेक्शन भी लिख दो अलोंग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस चार्ज है तो किधर हो गया? OA, O से A की तरफ। तो E2 क्या हो गया? +q के कारण ऊपर, ये आएगा KQ, चार्ज उतना ही है, डिस्टेंस भी उतनी है A, ये डिस्टेंस A है, ये भी है, तभी तो 2a होगा, ये मिड पॉइंट हो गया A²। इसका डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग BO मीन्स वही OA, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, अलोंग OB, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? नेट E एट मिड पॉइंट O क्या हो जाएगा? E दोनों को ऐड कर दो, KQ/A² प्लस KQ/A², यही तो E1 + E2। डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग B2A, OA, BO, कुछ ही बोलो, डायरेक्शन क्या रही? BA, अलोंग BA। तो ये हो गया E इसको हटा देता हूं, K2 ट्वाइस हो गया, ट्वाइस KQ/A²। डायरेक्शन क्या आ गई इसकी? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, यानी P के अपोजिट, डाइपोल के अपोजिट आ रहा है।
अब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, हमने जो k लिया है ना, k की वैल्यू वही होती है 2, k की वैल्यू है 1/4πε0 q/a²। ठीक है, अलोंग अपोजिट टू p भी ले सकते हो यहाँ, p मीन्स डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, अलोंग पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ये इसका 46 क्वेश्चन हो गया। अब 47 अब देखो 47 को पढ़ रहा हूं। A parallel plate capacitor is to be designed with a voltage of 1 kilovolt using a material of dielectric constant 3। यानी 47 ये क्वेश्चन है, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका वोल्टेज 1000 वोल्ट के लिए उसको डिजाइन किया है और उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 यूज किया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अलग के अलग है, वो अभी के यूज करे, के क्यू अपन आस्कर वो डिफरेंट है, वो 1/4πε0 है। एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अबाउट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखिए 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है। फॉर सेफ्टी वी वुड लाइक द फील्ड नेवर टू बी एक्सीड से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डाइपोल स्ट्रेंथ। व्हाट मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट इज रिक्वायर्ड टू हैव ए कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इतना है 50 पिकोफैरड, तो एरिया बताओ कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ई इसका 10% ऑफ, ये बोला है इसने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका 10% ऑफ 10⁻⁷, तो इसका 10% कितना होगा 10/100 इंटू 10⁻⁷, एक जीरो कट गया, एक यहाँ से कम हो गया, 10�6 वोल्ट पर मीटर। ये ई की वैल्यू आ गई। बी इसने दे रखा है, अब हम जानते हैं ना फॉर्मूला बी = ED, ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट आ जाएगी, तो डी = क्या होगा यहाँ B/E। अब बी कितना है 1000 वोल्ट और ई कितना है 10⁻⁶। सोल्व कर लो, ये आ गया 10⁻³ मीटर। ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट आ गई। आपको क्या निकालना था, एरिया ऑफ प्लेट। जैसे आपको थॉट प्रोसेस लगाना है तो एरिया ऑफ प्लेट निकालना है, कैपेसिटी दे रखी है, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ε0A/d। ε0 आप जानते हो, ए निकालना है, डी आपको पता नहीं है, सी पता है, तो आपको सबसे पहले डी पता करना पड़ेगा। तो डी फाइंड करने के लिए हमने ये प्रोसेस निकाल लिया। ठीक है, अब यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, सी = ε0A/d। तो इससे डी क्या आ जाएगा, इससे डी की वैल्यू डी = ε0A/c। अब वैल्यू रख दो, ε0 की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इन, एक मिनट डी नहीं निकालना था, एरिया निकालना था। एरिया का फॉर्मूला बनाओ इससे, तो एरिया निकालोगे क्या आ जाएगा CD/ε0। एरिया फाइंड आउट करना था ये। तो देखो सी की वैल्यू कितनी है, चलो इसको नीचे लिखता हूँ, फिर उधर जरूरत पड़ेगी तो उधर लिख लेंगे। तो ये इससे एरिया निकाल लो, एरिया क्या आ गया CD/ε0। अब सी कितना है 50 पिकोफैरड, तो इसको लिख दिया 10⁻⁻12। डी कितना है, डिस्टेंस ये अभी निकाली थी 10⁻³ अपॉन ε0 कितना, ε0 कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो देखो ये तो ऐसे ही घट गया। अब इसको आगे सोल्व कर रहा हूं मैं यहाँ से, ये कैंसिल आउट, ये 2 जीरो ऊपर ले जाओ 5000 हो जाएगा, डेसिमल हटाने के लिए ये आ जाएगा 5000, ये 2 जीरो गई, इंटू 10⁻³ अपॉन 885। ठीक है, अब ये देखो ये सारा हट गया, ये अब ये हो गया 5/885। ये नहीं है, यहां से निकाले, एरिया ऑफ प्लेट आ रहा है, ये किस में आ रहा है मीटर स्क्वायर में आ रहा है। अब इसको डिवाइड करके सॉल्व 5 से काट दो, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5,
3 बचा 38, 5 से 35, फिर 3 बचा 5 से 35। अब 1 को डिवाइड कर, ये मीटर में है, अगर सेंटीमीटर में तो डिवाइड कर देना, मीटर स्क्वायर में एरिया है, मीटर स्क्वायर में आ गया। अब इसको डिवाइड कर लोगे, एरिया आ जाएगा निकल के, ठीक है। ये अर्थमेटिक, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें इतनी कैलकुलेशन आ गई जो 170 नहीं, यहीं भी छोड़ सकते हो आप, मीटर स्क्वायर में ये आंसर आ गया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। (48) A 4 microfarad capacitor is charged by a 200 volt supply. The supply is disconnected and the charged capacitor is connected to another uncharged 2 microfarad capacitor. ये बोल रहे हैं एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरड है और इसका पोटेंशियल कितना है 200 वोल्ट। इसको चार्ज किया है, फिर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है। बाद में दूसरा कैपेसिटर C2 जिसकी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैरड और पोटेंशियल उसका कितना है 0। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग द स्टेडी सिचुएशन। अब देखो ऐसा है, पहला कैपेसिटर आपने C1 लिया, इसको बैटरी से चार्ज कर लिया इतने पोटेंशियल तक, फिर ये C1 था, ये दूसरे कैपेसिटर से आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो पैरेलल कनेक्ट होंगे। अब इसका चार्ज इसमें फ्लो होगा, तब तक फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाता, कॉमन पोटेंशियल नहीं हो जाता। तो कॉमन पोटेंशियल का डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, B = C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये लिख देना कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। ये बेसिकली है इनिशियल चार्ज। ये फॉर्मूला कैसे आया, जैसे इनिशियल चार्ज QI, इस पर ही तो होगा चार्ज सिर्फ, वो कितना होगा C1V1 और उसका चार्ज 0, तो अनचार्ज था। फाइनल चार्ज कितना होगा QF सपोज कर लो, तो जब तक चार्ज फुल होगा दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता, कॉमन पोटेंशियल B है, तो इसका चार्ज फिर कितना होगा C1B बाद का, और इसका चार्ज दूसरे कैपेसिटर का होगा C2B। अब दोनों को इक्वेट करो, दोनों को इक्वेट करो तो कितना आ जाएगा ये, चल बाई कंजर्वेशन चार्ज QI = QF, तो QF ऐसे लिख दो, QF = QI, फाइनल चार्ज = इनिशियल चार्ज। फाइनल चार्ज है रहा, इसमें B कॉमन लिख दो, B कॉमन लिख दो C1 प्लस C2 और QI कितना है C1V1, तो B = कितना आ जाएगा C1V1 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला बन गया। B2 यहाँ 0 है, अगर इसको B2 आप लिखते तो B2 आ जाता है यहाँ पर, इनिशियल यहाँ आया है C2V2 या C1V1 प्लस C2V2, तो ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे यहाँ बन जाएगा। अब B2 कितना है 0 रखो तो ये आ जाएगा C1V1 अपॉन C1 प्लस C2। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कर लेना। तो ये अब ये फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख दो, तो B = कितना आएगा, ये फॉर्मूला यूज किया आपने। C1 कितना है 4 माइक्रोफैरड, 4 × 10⁻⁶। V1 कितना है 200 अपॉन C1 प्लस C2, 4 + 2 6 इंटू 10⁻⁶। माइक्रो में थे ना, ये कट गया, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो ये आ गया 200/3 वोल्ट। ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। अब एनर्जी लॉस पूछ रहे हैं, तो एनर्जी शुरुआत में किस में थी C1 में थी, तो इनिशियल एनर्जी हाफ C1 उसका पोटेंशियल स्क्वायर, इतनी एनर्जी CV² फॉर्मूला। तो हाफ C1 कितना है 4 × 10⁻⁶ इंटू B² V1² 200 का स्क्वायर, 2 बार इंटू कर देता हूँ, 200 × 200, 2 से कट कर दो, 2 × 2 = तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 और इस -6, ये 4 0 हो गई, तो कितना बचेगा 10⁻⁻² जूल। ये इनिशियल एनर्जी थी कैपेसिटर C1 में। अब फाइनल एनर्जी UF, तो ये पहले कैपेसिटर में होगी दूसरे में होगी, पोटेंशियल इन दोनों का B है, तो ये होगा C1B² पहले की और दूसरे की हाफ C2B²। इसको ऐसे ले सकते हो, हाफ C1 प्लस C2 कॉमन ले लिया B²। अब इसकी वैल्यू रख दो, हाफ C1 प्लस C2 कितने हो गए 4 + 2 6, 6 × 10⁻⁶। ये B² है
अब बी बाद का पोटेंशियल कितना है, रहा 200/3 इंटू 200/3 स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया। अब कट करके सॉल्व कर दो, देखो 3 2 जा 6, ये इससे कट गए। अब कितना बचा, ये 4 0 10⁻² हो जाएगा, 2 2 जा 4/3, ये रह गया 4/3 इंटू 10⁻² जूल। अब इसको भी डिवाइड कर दो, ये 1.33 आ जाएगा, 4/3 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 इंटू 10⁻² जूल। अब लॉस्ट एनर्जी कितनी हो गई है की, लॉस्ट एनर्जी ये होगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। इनिशियल एनर्जी कितनी है 8 इंटू 10⁻² माइनस फाइनल कितनी है 1.33 इंटू 10⁻²। अब ये 8 माइनस 1.33 और ये 10⁻² बाहर निकाल दिया। अब देखो 8 में से माइनस कर लो, ऐसे 8.00 1.33 10 में 3 गए 7 और 10 में 4 गए 6.67 ये, तो ये बचा 6.67 इंटू 10⁻² जूल। इतनी एनर्जी लॉस हो गई। ये 48th क्वेश्चन था। नाउ 49। A charge Q is placed at the center of the line joining the two equal charges Q। ये कह रहे हैं टू इक्वल चार्जेस है Q and Q। A charge Q is placed at the center of the line joining the two equal charges Q so that the system of three charges will be in equilibrium। अब कोई इसके सेंटर पे Q चार्ज रख दिया, तो ये कह रहा है शो करो so that the system of three charges will be in equilibrium if ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होंगे अगर Q = -Q/4 है। ठीक है, ये बोल रहा है। तो ये मिड पॉइंट है, सपोज कर लो ये डिस्टेंस है x और ये भी x, इक्वल डिस्टेंस होगी। इसका नाम भी लिख देता हूँ ABC, जिससे लिखना इजी रहेगा। अब नेट फोर्स तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में, तो मैं इसको ले रहा हूँ C वाले को, C एट इक्विलिब्रियम। तो नेट फोर्स ऑन दिस Q, ठीक है, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A, दो फोर्स लगेंगे, इसके कारण एक इसके कारण। तो FCA, C पर फोर्स A पे रखे हुए चार्ज के कारण, प्लस C पर फोर्स B पे रखे हुए चार्ज के कारण। कितना होना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में 0, यही तो बोला है इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो FCA, अब कूलाम फोर्स का आपका फॉर्मूला ये है कि Q1 Q2 R²। तो FCA की वैल्यू लिख रहा हूँ K, Q1 कितना है Q, FCA ये रहा, और ये भी कितना है Q, Q1 Q2 Q अपॉन R कितना हो गया x प्लस x 2x का होल स्क्वायर, यहाँ से इसका डिस्टेंस, प्लस FCB इन दोनों के कारण। तो ये K पहला Q दूसरा चार्ज Q अपॉन ये डिस्टेंस कितनी x², कितना होना चाहिए 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0 कर दिया। अब देखो K कैपिटल Q कॉमन लेके 0 में चला जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा Q अपॉन 4x² प्लस यहाँ बचेगा स्मॉल q अपॉन x² = 0, x² भी कट गया, ये बचा Q अपॉन 4 प्लस Q = 0। तो Q = कितना आ गया -Q/4। यही आपको प्रूव करना था। स्मॉल q की वैल्यू कितनी है -Q/4। अब देखो 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन ए 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाई 100 वोल्ट। C1 कितना है 5 माइक्रोफैराड, चार्ज कितना किया V1, इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट। द सप्लाई इज देन डिस्कनेक्टेड एंड द चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर C2 3 माइक्रोफैराड और V2 चार्ज नहीं है, 0 है पोटेंशियल इसका। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ
अटेनिंग द स्टेडी सिचुएशन, वही है अभी किया, बस डाटा चेंज किए हैं। 48 किया था ना, वैसा ही क्वेश्चन है। तो पहले कॉमन पोटेंशियल निकाल लो। कॉमन पोटेंशियल जब कनेक्ट करोगे तो तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। वो सेम पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, बी इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को निकाल लेते हैं, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। C1 की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁶। V1 कितना है, 100। V2 आपका 0 है, टर्म 0 हो जाएगी। C1 प्लस C2 डायरेक्ट ले तो 5 + 3 8 इंटू 10⁻⁶, ये कट गया, ये आ गया 5 × 100 अपॉन 8। 4 से कट दो, 4 कट कर दो, 4 2 जा 8, 4 25 जा, तो आ गया 4 2 जा 8, 4 25 जा, या 25 5 जा 125 अपॉन 2, ये वोल्ट आ गया। ये इसका ही पोटेंशियल आ गया। अब एनर्जी निकालो, इनिशियल एनर्जी UI हाफ C1 V1²। इसमें तो एनर्जी थी नहीं शुरुआत में, तो हाफ C1 कितना है, हाफ C1 कितना है, 5 × 10⁻⁶। V कितना है, 100, तो ये 100 × 100। तो देखो इससे 4 जीरो कम हो गई है। 5 को डिवाइड करोगे 2 से, कितना आ जाएगा, 2.5, और ये हो गया 10⁻² जूल। ये एनर्जी इनिशियल है। फाइनल एनर्जी UF इक्वल होगा हाफ C1, अब इसका पोटेंशियल V² प्लस C2, V² तो V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 V², हाफ C1 प्लस C2 कितना हो गया, 5 + 3 8 इंटू 10⁻⁶। V कितना है, ये रहा 125 अपॉन 2, तो ये हो गया 125 इंटू 125 अपॉन 2 इंटू, नीचे लिख दो अपॉन 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ये कट गया, तो ये आ गया 125 इंटू 125 इंटू 10⁻⁶। अब इसको इंटू कर लो, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 12 इंटू 13, 156। देखो कोई भी 5 का नंबर है, कोई ओरल कर सकते हो, 65 इंटू 65, तो 5 5 जा 25 तो कन्फर्म आना है। ये 6 एक ज़्यादा करके 6 इंटू 7 कर दो, यहाँ 6 इंटू 7 ऐसे, तो 6 7 जा 42, ये 25, ये इसका मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपको 25 इंटू 25 करना है, 5 5 जा 25 तो कन्फर्म आएगा, 2 इंटू 3 और लिख दो, 2 3 जा 6, तो यह आ जाएगा 625। ऐसे यहाँ 5 5 जा 25, 12 इंटू 13 156 इंटू 10⁻⁶। ये शॉर्टकट तरीके थे मल्टीप्लिकेशन के। अब देखो 6 है, आपको इसमें से माइनस करना है, तो -2 पावर रखो, 4 के बाद डेसिमल लगा दो, तो ये हो जाएगा 4 के बाद यहाँ आ जाएगी डेसिमल 1.5625 इंटू 10⁻² जूल। ये एनर्जी लॉस हो गई। तो फाइनल एनर्जी कितनी आ गई आपकी, UF। अब देखो इसको भी मैं राउंडिंग ऑफ करो तो 1.6 हो जाएगा। अब डिपेंड करता है, कहीं 1.5 से भी आंसर दिए हो सकते हैं, और 6 को राउंडिंग ऑफ करते हो तो 1.6 हो जाएगा। मैं इसको 1.6 ले रहा हूँ, और कोई बुक इसको 1.5 पे भी ले जा सकती है, ठीक है। तो आंसर आप ध्यान रखना, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। एग्जैक्ट तो सारा करो तब, इससे 1 प्लेस तक लेके कर रहा हूँ। 1.6 10⁻² जूल। और लॉस एनर्जी कितना हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻⁶। इसको इजी कर लो, 1.5 ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब जो है दोनों से निकाल लेना, किसी से कर सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू तो 1.6 के आसपास है, राउंडिंग अप करोगे तो माइनस इजी हो जाएगा। 1.5 इंटू 10⁻², माइनस कर लो, कितना आ जाएगा ये 1 मिनट 2 है, सेम पावर रहेगी तभी तो कॉमन लेके माइनस हो जाएगा ना। 2.5 में से 1.5 माइनस किया, कितना 1 इंटू 10⁻² जूल। ये नियरली इक्वल है, क्यों हमने टर्म छोड़ दी, ठीक है। तो ये आपका 50। अब 51,
2 fixed point charges plus 4e and plus e units are separated by distance a। ये प्लस का 4e है और ये प्लस का e है, ये a से सेपरेट हैं। Where should be the third charge be placed for it to be in equilibrium? ये कह रहे हैं थर्ड चार्ज को कहाँ रखें जो वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो लेट q प्लेस्ड एट, इसका नाम दे दिया a, इसका नाम दे दिया b, लेट थर्ड चार्ज q प्लेस्ड एट c, सो इट इज इन इक्विलिब्रियम। ये लैंग्वेज लिख देना। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब क्या निकला, इस पे जो फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी इसके कारण फोर्स और इसके कारण फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। सपोज ये पॉजिटिव लिया तो इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, इसके कारण इधर लगेगा, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना चाहिए। अगर इसको नेगेटिव लेते हो तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या अपनी तरफ, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना चाहिए। तो लेट कर लिया, लेट इसका डिस्टेंस कितना है x, q का जो हमने चार्ज रखा उसका 4e से डिस्टेंस x है, तो इधर कितना बचेगा a माइनस एक्स। तो इसकी कंडीशन क्या हुई, जो c पे फोर्स है तो फोर्स ऑन c ड्यू टू a इक्वल टू होना चाहिए फोर्स ऑन c ड्यू टू b, तभी इक्विलिब्रियम होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना चाहिए। तो FCA इक्वल टू FCB। अब FCA का फॉर्मूला लिखो, k q1 q2 अपॉन आई स्क्वायर, k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको k लिखा है q1 कितना हो गया 4e डिस्टेंस 4e, और q कितना है q अपॉन एक्स स्क्वायर, ये q1 q2 लिख के फॉर्मूला लिख दिया। इधर FCB k q1 हो गया q और q2 क्या हो गया e, अपॉन डिस्टेंस कितनी है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, k कट गया q कट गया e कट गया, तो इधर बचा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो ये हो गया 2 अपॉन एक्स और ये हो गया 1 अपॉन a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू ये 2a माइनस 2x, अब 2x इधर ले जाओ तो यहाँ लिख रहा हूँ 2x उधर गया, ये हो गया 3x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू आ गया 2/3 a। अब ये डिस्टेंस कहाँ से आई, फ्रॉम प्लस 4e, यानी 4e से इतने डिस्टेंस पे इसको रखना होगा। तो ये आपके 51 क्वेश्चंस खत्म, और ये आपकी ये वाली 2 मार्क्स की वर्कशीट भी खत्म। इसके बाद हम 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की वर्कशीट करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम बाद। अभी तो हम जैसे फर्स्ट सेकंड चैप्टर की हुई है, थर्ड की फोर्थ की, उनकी आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद इसकी हम 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आए हुए हैं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन में परफॉर्मेंस के लिए। फिजिक्स में छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन ज़्यादा अर्थमेटिक वाला नहीं आएगा।